दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। पहले कहा जाता था कि शरद पवार महाराष्ट्र के गेम चेंजर हैं, गेम प्ले करते हैं, बड़े पावरफुल हैं, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज जो महाराष्ट्र के अंदर रूल करता है वो आदमी है फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस बने थे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और बड़े अच्छे से महाराष्ट्र को चलाया। जब दोबारा बीजेपी और शिवसेना पावर जीत गई, इलेक्शन जीत गई, तो उस टाइम पे उद्धव ठाकरे ने अपनी टांग फंसा दी कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। और मोदी से शरद पवार मिले कि आप फडणवीस को सीएम मत बनाओ तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर मीटिंग हुई थी और साथ में कहा कि जो उनकी लड़की है सुन ले, उसको बना दीजिएगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर। पीएम मोदी किसी की शर्तें नहीं मानते हैं, कोई प्रेशर भी नहीं आता। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद फडणवीस को सीएम बनाया। 4 दिन के लिए सीएम बने। जो पैसा पड़ा था उनके पास, जैसे किसानों को पैसा बांटा था, वो पैसा डाइवर्स कर पटवा दिया उनको। और कुछ पैसा पड़ा था बुलेट ट्रेन का, जो प्रोजेक्ट चल रहा था फॉरेन की मदद से, नहीं फॉरेन की मदद से, यानी कि इसके ऊपर हमारे जो कुछ कंट्री से बाहर से पैसा है, तो जापान से ये एक प्रोजेक्ट चल रहा था। जापान की मदद से उन्होंने $88 बिलियन दिए थे इस प्रोजेक्ट के लिए और पीएम मोदी उसको बंटवा दिया। उनको पता था कि फडणवीस के बाद अगर कोई आएगा तो मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे उद्धव ठाकरे सीएम बन गए। उद्धव ठाकरे जब सीएम बने तो उन्होंने पलटी चलटी कर दी, यानी कि अपना जो एजेंडा था प्रो हिंदू छोड़ करके प्रो मुस्लिम हो गए। साधुओं का पालागढ़ घाट के अंदर मर्डर करा दिया, आपने देखा, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर बॉलीवुड के अंदर पूरा कंट्रोल था अंडरवर्ल्ड का और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, उसके ऊपर भी बहुत सी बातें उठी कि उनको बता दिया कि नेक्स्ट कुछ मिनट के अंदर बता दिया कि इनका मर्डर नहीं सुसाइड है। तो उनका जो एटीट्यूड था टोटली एंटी इंडिया था, टोटल पलट गए थे। लेकिन उसके बाद जब फडणवीस दोबारा यहाँ के सीएम बने महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने गेम प्ले करके उद्धव ठाकरे की जो पार्टी थी उसको तोड़ दिया और शिंदे साथ में मिला करके शिंदे को सीएम बना दिया। 2 साल तक शिंदे सीएम बने। जब शिंदे को कहा गया कि अब फडणवीस को रास्ता दे दो, तो शिंदे ने कोई टांग फंसा दी और उसको किसी न किसी समझा करके बिठा दिया। और अब दोबारा से फडणवीस उद्धव ठाकरे से मीटिंग करते हैं। कहा जाता है कि एक होटल में इनका प्रोग्राम था फडणवीस का, और उसी होटल के अंदर एक प्रोग्राम रखा था उद्धव ठाकरे का, और दोनों के रूम थे वहां पे, स्वीट थे, वहां पे चले गए। ये कहा जाता है दोनों के जो स्वीट थे वो लिंक थे और वहां पे मीटिंग हुई। 2 बार ऐसा प्रोग्राम हुआ और मीटिंग हुई। और इस पे अब माना जाता है कि उद्धव ठाकरे को से बात की कि आप दोबारा बीजेपी या एनडीए ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस टाइम पे वेस्ट बॉम्बे के अंदर इलेक्शन होने म्युनिसिपल कमेटी के, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये फडणवीस को पता है कि उनकी पावर है, सपोर्ट है, लेकिन क्या वो मेजोरिटी ले पाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि शायद उद्धव ठाकरे से मिल करके वहां पे जीत जाए। और ये जो गेम प्लान चलता है वो आज चल रहा है फडणवीस का, और इससे कुछ रीजंस हैं। एक तो टारगेट करना जो आपके शरद पवार को, और दूसरा शिंदे को, क्योंकि शिंदे बहुत देर से फडणवीस को प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ अपनी मांगे रख रहे हैं। तो इसी पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं जो बॉलीवुड के माने जाने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं या बहुत से जो फिल्मों के अंदर काम करते हैं, वो है उदय शंकर पानी, जो हमारे साथ रेगुलर आते हैं। और उदय शंकर पानी से बेटर कौन जाएगा महाराष्ट्र के बारे में और बॉम्बे के बारे में, क्योंकि ये बॉम्बे में ही रहते हैं। तो ये भी शिवसेना को भी जानते हैं। और ये क्या बात करेंगे आप उदय शंकर पानी जी, आप बताइए कि आपका क्या विचार है इस चीज पर, जो फडणवीस की मीटिंग हुई है उद्धव ठाकरे के साथ, और जो रिएक्शन चल रहा है इस टाइम पे उद्धव दूसरी शिंदे की ग्रुप का। सूद साहब, जय हिंद और महाराष्ट्र। दिल्ली वाला था, लेकिन पिछले 50 साल से ज्यादा मैं बंबई में रह गया हूं, तो प्लीज कंसिडर मी एज अ उड़िया महाराष्ट्रियन। सर, बंबई के जो हमारे चीफ मिनिस्टर है इस टाइम, अगर मोदी जी ने अपने रिटायरमेंट के बाद अगर किसी को दिमाग में रखा है, एक तो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, एक हमारे योगी जी हैं, और तीसरे हैं फडणवीस। वेरी वेल एजुकेटेड मैन, थॉरो जेंटलमैन एंड अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। इतना शार्प पॉलिटिशियन है सर, कहाँ उसने उद्धव ठाकरे की पार्टी गायब करवा दी, उसका नाम तक गायब करवा दिया। नाउ ही डजंट इवन हैव शिवसेना नेम विद हिम। उसके साथ खुन्नस लेना खतरे से खाली नहीं है। सो ही, उसके आगे तो ऑफर है, मतलब उसके आगे तो पहले था राज था,
जो राज आज भी है, वैसे वो थोड़ा उसको पता है कि थोड़ी गलती हो रही है, ये जो मारपीट कर रहे हैं उनके वर्कर लोग जाके, which is not only bringing us a bad name to Maharashtra as well as to the language itself. You know, ये लैंग्वेज ये नहीं है, मतलब हिंदू होके हिंदू को मारेंगे तो जैसे अपना ये भागेश्वर धाम जी बोलते हैं, जब हिंदू एक दूसरे हिंदू का नुकसान करता है तो उस हिंदू का जरा डीएनए चेक कर लेना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, कुछ मिलावट है. So he is a very very cunning, very smart. ये पूरी सिचुएशन उसके हाथ में है. मैंने जैसे आपने सही बोला कि एक टाइम जो शरद पवार का औहदा था, जो शरद पवार की पावर थी, आज इस जेंटलमैन के हाथ में. ये जेंटलमैन और ये ऐसा लेके अपने दुश्मनों को मारता है वहां जिनको पानी भी नहीं मिलता. तो आई एम श्योर कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स want to get into his good books. They want to join him. क्योंकि पलड़ा यही भारी है ना. आप कहाँ अभी आप एक अलायंस कर रहे हो जिन्होंने एक भी सीट नहीं ली. और ये जो लैंग्वेज का भी सर जो हमारा इशू चल रहा है बम्बई में, ये खाली सिविक इलेक्शन तक चलेगा. सिविक इलेक्शन के बाद ये मामला भी ठंडा हो जाएगा. अब ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम मराठी 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 नाम लग के कम से कम मराठी वोट तो हमें मिलेंगे. नहीं मिलने वाले सर, वो नहीं मिलेगा. अभी भी नहीं मिल रहे तो उसके तब कहाँ मिलेगा जब आपका नाम थोड़ा खराब होता जा रहा है. सो आई होप सेंस प्रिवेल्स ऑन देम एंड ये लोग मिले, सब लोग एक साथ में रहे एंड फडणवीस जी के हाथ मजबूत करें. एंड फडणवीस जी के हाथ मजबूत होंगे तो महाराष्ट्र के भी हाथ मजबूत होंगे एंड इट विल बी गुड फॉर महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्रियंस. बिल्कुल. देखो बेसिकली एक शरद पहले था, एक यहाँ पे चौहान, वाई.बी. चौहान, वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को रूल करते थे. वहाँ के सीएम रहे, उसके बाद दिल्ली के अंदर आए तो यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, होम मिनिस्टर भी रहे, बड़े एफिशिएंट आदमी थे. और उसके बाद वहाँ पे क्योंकि उनके पास पूरे गन्ने का जो कंट्रोल था, यानी कि उस पर पूरा कंट्रोल था. वहाँ पे गन्ने की खेती बहुत होती है और पूरा का पूरा उन पे कंट्रोल था, पैसा उनके पास था. उसके बाद ये सारा का सारा कंट्रोल चला गया शरद पवार के पास, तो वो महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को रूल करते थे. जिसके पास पैसा है, ये कहते हैं जिसके पास डंडा उसकी भैंस. तो शरद पवार रूल करते रहे और शरद पवार को माना जाता था कि बहुत जीनियस है, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझते हैं. लेकिन जिस तरीके से पिछले इलेक्शन में शरद पवार को पिटाई हुई या जिस तरीके से उनकी पार्टी की डिफीट हुई, कांग्रेस की डिफीट हुई, तो उनका महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से नाम दूर हो गया और फडणवीस का नाम सामने आ गया. जिस तरीके से फडणवीस ने शिवसेना को तोड़ा, शिंदे को अपने साथ ले आए. गवर्नमेंट चल रही थी, पहले शिंदे की गवर्नमेंट चलती रही, उसके बाद फडणवीस यहाँ पे सीएम बने और फडणवीस के बनने के बाद महाराष्ट्र की अच्छी प्रोग्रेस चल रही है. और जब यहाँ पे उद्धव ठाकरे थे तो पूरा कंट्रोल था मुंबई के अंदर अंडरवर्ल्ड का. फिर जो वहाँ पे कमिश्नर थे पुलिस के, जिस तरीके से उन्होंने गुंडागर्दी की, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को घर से उठवाया, जिस तरीके से उन्होंने हाहाकार मचवा दी पूरे देश के अंदर, आप सब जानते हैं, मर्डर किए. इवन जो अंटाला के ऊपर अटैक किया गया था उसके ऊपर भी कहा गया है कि वहां के अनिल देशमुख के बेटे के द्वारा कि इसके अंदर पूरा हाथ था वहां के कमिश्नर का. आज उनका पता नहीं है, जेल में है कि बाहर है, लेकिन बेसिकली उनके साथ पावर तो चली गई और किसी भी तरीके से अपने आप को एंजॉय नहीं कर सकते. लेकिन फडणवीस ने पूरा कंट्रोल ले लिया महाराष्ट्र का और इसीलिए पीएम मोदी ने फडणवीस को चुना, क्योंकि एक तो नॉन करप्ट है, एफिशिएंट है, चीजों को समझते हैं, चीजों को जानते हैं और डीप रूटेड उनकी नॉलेज है हर एक सब्जेक्ट की. और वहां पे बहुत जल्दी बॉम्बे के अंदर जो बुलेट ट्रेन है वो वहां पे अंडरग्राउंड काम चल रहा है और बहुत जल्दी वो ट्रेन भी स्टार्ट हो जाएगी. और यही है पीएम मोदी का मेन जो उनका एजेंडा था कि यानी कि बुलेट ट्रेन को गुजरात से महाराष्ट्र के अंदर लेके जाना, उसके बाद बुलेट ट्रेन और भी जगह जाएगी. तो फडणवीस ने जो अचीवमेंट किया है रिमार्केबल. और जिस तरीके से, क्योंकि अब कुछ देर से उनको तंग कर रहे थे शिंदे साहब, बहुत डिमांड कर रहे थे, तो फडणवीस ने उनको भी किनारे लगा दिया. और इस टाइम पे एक स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट पढ़ दूं उसके बाद आप बात करना, कि इस टाइम पे शिंदे की स्टेटमेंट आई है, वो आई है उद्धव ठाकरे के खिलाफ कि आपने तो 2019 में बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़के बीजेपी को धोखा दे दिया, फडणवीस को आप जेल भेजना चाहते थे और आपने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है और आज आप उनसे बात कर रहे हो. मतलब शिंदे बहुत परेशान है इस अलाइनमेंट के साथ. अलाइनमेंट होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक फडणवीस ने मैसेज दे दिया शिंदे को कि तुम अपनी औकात में रहो, अपनी सीट जो मिली है उस पर बैठो, तुम्हारे पास इससे ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है. हाँ, अब आप बताइए.
सर, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स समझता है वो ये जानता है कि अगर शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को किसी ने बर्बाद किया तो वो है शरद पवार ने, और अगर फडणवीस के हाथ किसी ने मजबूत किए हैं तो वो है शरद पवार। और अगर अजीत पवार जैसे आदमी को आज वो उन्होंने अपना फडणवीस के साथ भेजा है, ये उसके हाथ मजबूत करने के लिए किया। ये पूरी गेम बैकग्राउंड में उसने खेली है, वो करके वो आराम से पीछे बैठे हुए हैं। एंड ही नोज व्हाट इज गुड फॉर महाराष्ट्र। हालांकि दाऊद के टाइम ऐसे किस्से थे उनके which could have got him behind bars any day. बट कमाल के मैनिपुलेटर हैं, किस तरह से वो अपने डार्कनेस को ब्राइटनेस में ले आते हैं, वो खोपड़ी है सब बिल्कुल। तो आज तक आई एम श्योर उसको पता तो लगा होगा उद्धव को कि भाई मुझे बर्बाद करने वाला और कोई नहीं है, वो शरद पवार है। आज पूरी जो शय ले रहे हैं, ये पूरा जो चेस का किला बनाए जा रहे हैं, जो कमाल की चालें चल रहे हैं, वो शरद पवार कर रहे हैं सर। सो दिस इज महाराष्ट्र पॉलिटिक्स एंड द फैक्ट। और ये तो सर देखिए, शिंदे जी हैं, शिंदे जी की सपोर्ट भी चाहिए, लेकिन शिंदे जी का वो पावर नहीं है, वो ओहदा भी नहीं है, वो कद भी नहीं है टू काउंटर फडणवीस। फडणवीस इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, वेरी पॉलिश्ड। जो आपने एक वर्ड यूज किया कि नॉन करप्ट, दैट इज द बिगेस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ फडणवीस, कि ही इज नॉट ए करप्ट पर्सन। और वो भी शरद पवार जी की तरह अपनी चालें ऐसे चलता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई काउंटर नहीं है। लेकिन उनकी जो चालें होती है ना, एक चीज आप मानोगे, उनकी चालें होती है पार्टी के फेवर में, देश के फेवर में। ये इनका डिफरेंस है शरद पवार से। शरद पवार किसी टाइप की चाल चल सकते हैं। अब ये भी कहा जाता है 1993 ब्लास्ट के अंदर शरद पवार का कुछ रोल था, ये भी बातें उठती हैं, लेकिन फडणवीस के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और आपने ठीक कहा जैसे कि शरद जो अपने उद्धव ठाकरे है, इसको बर्बाद करने में शरद पवार का हाथ है। लेकिन एक बात सोचिए ना, अगर आप खुद बर्बाद होना चाहते हैं तो कोई क्या करेगा? आपने अपना जो हिंदू जो लव है वो क्यों छोड़ दिया? आप तो मुसलमानों को सपोर्ट करने लगे। जब सऊदी ने कह दिया कि हम अपनी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं परमिट करेंगे, यूपी के अंदर हो गया, सऊदी के अंदर हो गया, तो आप वहां पे मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे तो लाउड स्पीकर लगेगा? ऐसी बातें करके आपने क्या अचीव कर लिया कि आपको मुसलमान वोट दे देगा? मुसलमान तो आपको वोट देगा नहीं। फिर जो दूसरा, आपने राज ठाकरे के साथ मिलकर के हिंदी का क्वेश्चन उठा दिया, उससे क्या मिलेगा आपको? क्या आपको सपोर्ट मिलेगी? ये दोनों का जो गठबंधन हुआ था, टेम्परेरी गठबंधन हुआ था, वैसे तो वो टूट गया क्योंकि वो जो एजेंडा था फेल हो गया। जो यहाँ पे हिंदी की बात चल रही थी, या नॉन हिंदी लोगों को या नॉन मराठी लोगों को मारा जा रहा था, थप्पड़ मारे जा रहे थे, क्या इससे आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी? इससे राज ठाकरे के पास कितनी वोटें हैं, कितनी सीटें हैं? उसके पास कोई सीट नहीं है ना तो पार्लियामेंट की, ना असेंबली की कोई सीट है। तो राज ठाकरे का मैं सोचता हूँ कि मैं भी उनका फैन था, लेकिन ये जो एटीट्यूड है उनका, वो किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। अब क्या आप यहाँ पे पावर में आ जाएंगे? पहले आप लाइए, अपनी पॉलिसी लाइए, प्रोग्राम लाइए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं उसको लाइए। सिर्फ मराठी करके तो बात नहीं चलेगी ना। क्या मराठी करके आपको मराठी वोट दे देंगे? मैं नहीं समझता ऐसी बात होगी, क्योंकि सबको चाहिए क्या आपके पास एजेंडा है, क्या करना चाहते हैं। या हिंदी वाले लोगों को हेट करके तो आपको सीटें नहीं मिलेगी। कांग्रेस भी यही कर रही है, कांग्रेस हिंदुओं को हेट कर रही है, तो कांग्रेस तभी तो एग्जिस्टेंस से जा रही है। ठीक है, राहुल गांधी को थोड़ी सी सीटें मिल गई, पिछली बार 99 सीटें मिल गई, क्योंकि उसके अंदर कुछ लोगों ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। साथ में यूएस की डीप स्टेट थी जो पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। लेकिन अगली बार ये नहीं होगा कि कुछ दिखाना पड़ेगा राहुल गांधी को। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की किताब हिला करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से वोटें नहीं मिलेंगी। इस बार हो गया, वो बहुत देर हो गया, बड़ा पुराना केस हो गया। फिर आलू से सोना उगा करके तो आपको वोटें नहीं मिलेंगी ना। और उसी तरीके से आप जो बात है उद्धव ठाकरे की, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा। जब आपको पावर मिली तो आपने क्या किया? आपने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ तो क्या इंक्वायरी की आपने? जब 3 साधुओं को मारा तो अपने तब क्या किया? फिर किसी ने आपके घर के बाहर हनुमान चालीसा सुना दिया तो आप उससे क्यों नाराज हो गए? आपको तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था।
कि आपके जो फादर थे वो तो हिंदू को सपोर्ट करते थे, हिंदुइस्ट थे, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे हिंदुइज्म के। तो चलिए कोई बात नहीं, जो इस टाइम पे हवा चेंज हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा लगता है कि फडणवीस कुछ अच्छा करके दिखाएंगे और बीएमसी के जो इलेक्शन होंगे वहां पे फडणवीस या बीजेपी को बड़ी सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि लोग तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और देखें शिवसेना किस तरफ बैठती है, क्या इनको सपोर्ट करती है। फिर जो शिंदे साहब आंख दिखा रहे थे बीजेपी को, क्या वो आंख दिखाएंगे या उनको समझ आ जाएगा कि मेरी जगह कहाँ है, कि मेरी क्या औकात है। इसी इश्यू पे हम खत्म करते हैं, और आप अगर फाइनल वर्ड कहिए तो कहिए, फिर हम खत्म करते हैं इस प्रोग्राम को। नहीं सर, कमाल का स्टेट है हमारा, कमाल का बॉम्बे शहर है, जिसने हर्ष में मैंने इस तरह से वेलकम किया आउटसाइडर्स को कि हम लोग जो सक्सेस मिली है हमें यही मिली है। और हिंदी फिल्में बना के बनी है। अब आप अगर मैं बोलेंगे कि हिंदी फिल्म ना बनाओ, खाली मराठी फिल्में बनाओ, तो ठीक है, सब चैनलों को भी मराठी कर लेने दो। सो बेसिकली वो मिस कैलकुलेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, उसका कोई फायदा नहीं होगा ये। और बहुत अच्छा है कि हरियाणा के अंदर मैं अभी देख रहा था कि जो बम्बई को ट्रेन आ रही है, जितने महाराष्ट्रियन है उनको मिठाई और फूल बांटे जा रहे थे। देखिए, प्यार से होता है। आप वॉयलेंस और ये थप्पड़ मार के आप अपने ही हिंदुओं को, आप अपने ही हिंदुस्तानियों को करके कोई आपको फायदा नहीं होने वाला। एनीवे, जय महाराष्ट्र सर, मैं यही बोलूंगा। वी ऑल लव महाराष्ट्र, वी ऑल लव बॉम्बे, और लुक फॉरवर्ड टू द राइट रिजल्ट्स। और जो इलेक्शन में आएगा अब उसमें सच्चाई उभर के आएगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र सर।